हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि एक लॉन रोलर को जो है पुल करना इजी होता है बजाय उसको पुश करने से। मतलब कि लॉन में जो हम रोलर चलाते हैं ना घास को खींचने के लिए, उसको घसीटना आसान है बजाय धक्का देने के। दैट इज़ इट इज़ ईजियर टू पुल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज़ ईजियर टू पुल a lawn roller than to push it। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है। चलिए, इसके लिए बेटा हम दोनों केसेस को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल करने में फोर्सेस किस तरह से बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रोलर है, ये सर्कुलर शेप में। ठीक है, जो कि ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। दिस इज़ द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और ये आपका लॉन रोलर है। ठीक है, अब इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। इस रोलर का जो है फोर्स, इसका खुद का वज़न होगा, वेट होगा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो बना देते हैं, ये इसका खुद का वेट जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वेट को W से डिनोट करिए चाहे mg से डिनोट करिए, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अच्छा, इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, क्योंकि रोलर जो है सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, तो उसकी वजह से वर्टिकली अपवर्ड एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। वो कॉन्टैक्ट फोर्स बना देते हैं इस तरीके से। ये ऊपर जा रहा है एक कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। ठीक है, आपको अभी तक शुभी मैम ने पढ़ाया था, हो सकता है उन्होंने कॉन्टैक्ट फोर्स को R से डिनोट किया हो। एक ही बात है, आप कॉन्टैक्ट फोर्स को N से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि आप इसे पुल कर रहे हैं, हम सबसे पहले पुल वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा किसी भी चीज़ को घसीटते कैसे हैं, उसके आगे खड़े होके। धक्का देना है तो पीछे खड़े होइए, अगर आगे पुल करना है, घसीटना है, तो आप उसके आगे खड़े होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज़ करो आप यहाँ पे आगे खड़े हैं, आपको इसको पुल करना है, तो इस तरीके से सपोज़ रस्सी से बांधा है और अब आप इसे घसीटते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, आप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से ये रस्सी को आगे खींचेंगे। धक्का देना है, अगर पुश करना है, तो आप पीछे खड़े होंगे और पीछे से इस तरीके से इसको पुश करेंगे और ये घूमता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो पुल करने के लिए आगे खड़े हैं और पुश करने के लिए पीछे। तो हम सबसे पहले जो केस कर रहे हैं वो हम पुल का केस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आगे खड़े होके इस रोलर को पुल करेंगे तो इस तरीके से ये पुल का फोर्स जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। ये सपोज़ रस्सी बांधी है, तो आप अपने हाथों से इस रस्सी को खींचेंगे। ठीक है ना, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा, पुल करने वाला जो फोर्स है F। ठीक है, तो ये फोर्स बना देते हैं। दिस इज़ द फोर्स टू पुल दैट कैन बी डिनोटेड बाय F। ठीक है, अब ये फोर्स ना तो वर्टिकल है, ये देखो, इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारा N और वेट तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, पर जो ये फोर्स है F, ये ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल। हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन आपको सिखाया गया है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है, तो जब भी कोई फोर्स एंगल के अबाउट रिजॉल्व किया जाता है तो कॉस कंपोनेंट आता है। जब एंगल से दूर वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो साइन कंपोनेंट आएगा। तो ये F हॉरिजॉन्टल के अबाउट बन जाएगा हमारा F कॉस थीटा, और इसी F का वर्टिकल के अबाउट डायरेक्शन चला जाएगा F साइन थीटा। इस तरीके से ये वर्टिकल के अबाउट डायरेक्शन हो गया F साइन थीटा। ये हमने F को रिजॉल्व कर दिया। अब क्योंकि हमने इस F को, इसके दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अबाउट रिजॉल्व कर दिया, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेटा, जैसे ही ये रोलर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये सरफेस रफ है तभी तो हम फ्रिक्शन लेंगे। ठीक है ना, ये सरफेस रफ है तो मोशन के अगेंस्ट जो पुलिंग फोर्स लगता है, उसको जो है रोकने वाला फोर्स लगता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स।
तो ये पीछे की तरफ इसमें लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ये हमने पीछे की तरफ वो बना दिया रेजिस्टिव फोर्स विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हम फोर्सेस को जो है रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस हैं हमारे दो, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्शन वेट के अपोजिट है तो ये वेट से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। व्हेन द forces are a vector quantity, when vector are in same direction we add them, when vectors are in opposite direction we subtract them, ठीक है। तो n और f sin थीटा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड कर देते हैं और w से इसको क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है। दूसरा तरीका हो सकता है आपको सिखाया गया है, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर एक्ट हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस के, और राइट साइड के फोर्स किसके बराबर हैं, लेफ्ट साइड के फोर्स के। तो इस तरीके से भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो हम इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। हमारे अपवर्ड फोर्सेस हैं बेटा n प्लस एफ साइन थीटा। अगर ये रोलर बैलेंस कंडीशन में है तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स वेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस एफ साइन थीटा। आपने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है ना। फ्रॉम लॉज ऑफ फ्रिक्शन वी हैव द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n। तो आपने जो ये n की वैल्यू, यहाँ पे आपका आएगा w, वेट, ठीक है ना। ये जब आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो w माइनस एफ साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने n की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ w माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल दिया है। अभी हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, अभी हम आगे आ जाते हैं। ये हमने कौन सा केस किया था, ये जो हमारा केस था, ये जो हमने केस किया है, ये हमने पुल का केस किया है, ठीक है ना। अब हम पुश का केस देखते हैं कि अगर हम रोलर को पुश करेंगे तो क्या होगा। तो हम एक रोलर बनाते हैं, या हमने एक लॉन रोलर बनाया, ठीक है। इसको हमने ग्राउंड पे रखा, ठीक है। और इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका रोलर का खुद का वजन होगा, वेट, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और क्योंकि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। कांटेक्ट फोर्स को हम डिनोट करते हैं n या r से, ठीक है। अब अगर आप इसे पुश करना चाहते हैं तो आप इस रोलर के पीछे खड़े होंगे और अपने हाथों से इस पर धक्का लगाएंगे और डायरेक्शन पुश का फोर्स जो है देखो इस तरीके से जा रहा है, इंक्लाइंड डाउनवर्ड। जबकि पुल कर रहे थे तो ऐसे जा रहा था, अब पीछे खड़े होकर जब पुश करेंगे तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये पुश करने का जो आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उसका हम फोर्स का डायरेक्शन बना देते हैं ये F, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने पिछले फिगर में ये जो F था ना तो हॉरिजॉन्टल था ना तो वर्टिकल, तो हमने इसको रिजॉल्व किया था। इसी तरीके से ये वाला फोर्स भी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, तो हम इस F को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अबाउट रिजॉल्व करते हैं। अगर ये F हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ F का डायरेक्शन लिया था, तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल के साथ F का डायरेक्शन क्या लेंगे, थीटा, ठीक है। तो हम एक एंगल लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, और जब इसको टुवर्ड्स थीटा रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F cos थीटा। ये देखिए हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, अगर हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और वर्टिकल के साथ जो है, ये वर्टिकल के साथ हमारा कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। अब क्योंकि आप इसे रिजॉल्व कर चुके हैं तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है, हम इससे काम चलाएंगे, ठीक है। पुश करिए चाहे पुल करिए, रोलर तो हमारा आगे ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा रोलर रोल होके आगे जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बना देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ सरफेस फोर्स, तो वो सरफेस पे बनाया जाता है, कॉन्टैक्ट पे। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट जहाँ हो रहा होता है वहाँ बनाते हैं। आप फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ नहीं बना सकते। फ्रिक्शन फोर्स वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ दो बॉडीज़, ये और ये दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं।
अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड के बराबर और राइट साइड वाले फोर्सेस लेफ्ट साइड के बराबर। तो आप देखिए अपवर्ड फोर्स इस केस में अभी सिर्फ एक है n, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू, डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास दो, एक तो इसका वेट w और दूसरा है f साइन थीटा, तो ये इक्वल हो जाएंगे अगर ये रोलर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल्स टू w प्लस f साइन थीटा। अगेन फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n की जो आपने ये वैल्यू निकाली है इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जैसे आपने पीछे किया था n की वैल्यू को इस लॉ में सब्सटीट्यूट किया था, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ w प्लस f साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली है इन द केस ऑफ इफ़ वी पुश द लॉन रोलर। ठीक है, तो आप देखिए बेटा जब हम रोलर को पुल कर रहे थे F फोर्स से तो फ्रिक्शनल फोर्स की ये वैल्यू आई, और जब हम रोलर को पुश कर रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स की ये वैल्यू आई। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस आप देखिए कि पुश करने में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ मोर एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ लेस। कैसे पता चला? देखिए म्यू और म्यू सेम है, ऐसे ही W और W भी सेम है, F साइन थीटा और F साइन थीटा भी सेम है। फ़र्क आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। बेटा W में जब आप किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो टोटल वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है वो लेस हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप W में एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। और आप जानते हैं जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग फोर्स है, वहाँ हम मोशन को अपोजिशन भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि बॉडी को मूव कराने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है ना, तो आप देखिए पुश के केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए पुश करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है। किसको अपोज कर रहा है? मोशन को, तो मोशन आसानी से नहीं होगा, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे क्या प्रूव होता है कि पुल करना ईजियर है दैन टू पुश इट। पुश करना ज़्यादा मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, पुल करना क्या है? ईजियर। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। डाउट्स हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख देते हैं यहाँ पे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, चलिए आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा है अबाउट सर्कुलर मोशन, कि बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो मोशन हमारा होता है द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसमें एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे v क्या है? बॉडी की लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है? उस सर्कुलर मोशन का रेडियस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है ना, 9th क्लास में भी पढ़ा था, दैट F इज इक्वल्स टू ma हमने डिराइव किया था। न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से हमने ये फार्मूला 9th क्लास में और 11th क्लास में डिराइव किया है। ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई m मास की बॉडी रखी है और वो मोशन में है इस तरीके से कि उसका एक्सेलरेशन a है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमें इस फार्मूला से पता चलता है। मैं थोड़ी और क्लैरिटी दे देती हूँ। यही m मास की बॉडी अगर मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया
तो आप उसे जब m से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि एक बॉडी, अगर m मास की बॉडी मोशन में है तो वह एक्सेलरेटेड है और फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है। बॉडी मोशन में होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें फोर्स लग रहा है। अगर बॉडी इस तरीके से मोशन में है कि उसकी वेलोसिटी बदल रही है, उसमें एक्सेलरेशन है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सेंट्रीपिटल हो, तो ही उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन अगर बॉडी, m मास की बॉडी मूव कर रही है लेकिन इस तरीके से मूव कर रही है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, फोर्स 0 होता है। तो दिमाग से इस कन्फ्यूजन को हटा दीजिए, बॉडी मोशन में है तो फोर्स है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस पर फोर्स है। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, फोर्स 0 होता है। ठीक है, चलिए, एक्सेलरेशन हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी कैसा होता है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव फोर्स, कि हमने ऐसा फोर्स लगाया मोशन के डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, तो ऐसे फोर्स को पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाएं कि बॉडी की वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो फोर्स भी नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बॉडी को मोशन में लेके आएँ, इस तरीके से फोर्स लगाएं कि बॉडी गोल घूमना शुरू कर दें, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, और तीनों का फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, F = ma। आप देख सकते हैं, प्लस ma माइनस ma, m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हैं तो F के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा सिंबल C लगा देते हैं, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल। और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से है तो A के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं C। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है MAC। पर क्योंकि आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पिछले चैप्टर में पढ़ी है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r या फिर r⍵², तो हमारी जब हम ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा फोर्स भी आ जाता है mv²/r या फिर mr⍵², डिपेंडिंग अपॉन कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बॉडी में कब लगता है? जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी कैसा मोशन करती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r विद लीनियर वेलोसिटी v। ये सिंबल्स का मैं आपको मतलब बता रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सिंबल्स का मतलब बता रही हूँ। एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये इन सिंबल्स का मतलब है। और जो बॉडी मोशन कर रही है, ये जो बॉडी मोशन कर रही है उसका जो मास हम लेते हैं वो होता है स्मॉल m। तब हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है। अगर कोई m मास की बॉडी सीधा सीधा जा रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तभी लगता है जब बॉडी कैसा मोशन करती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ बेटा। जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं ना, आपने घड़ी की सुइयाँ देखी, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। उसका जो टिप होता है वो कैसा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके टिप पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, सन के अबाउट, हमारे सन के अबाउट जो प्लैनेट्स हैं, वैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। मैं अभी जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ अभी उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि वो ऐसे इलिप्टिकल मोशन में होती है कि उसकी मेजर और माइनर एक्सिस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए हम प्लैनेट का मोशन कैसा मानते हैं? सर्कुलर। ठीक है, तो क्योंकि प्लैनेट सन के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है तो प्लैनेट पे कैसा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब बात आती है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर यानी कि उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है
ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वही डायरेक्शन है जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। ये आपने पढ़ा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, चाहे बॉडी कहाँ हो। बॉडी अगर यहाँ है तो भी सेंटर की तरफ, बॉडी यहाँ है तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ है तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ है तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ है तो भी सेंटर की तरफ। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी कहाँ होगा? हमेशा सेंटर की तरफ। जैसे अगर ये हमारे पास सन है, ये प्लैनेट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, प्लैनेट यहाँ पे है तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, चलिए, तो अब हम जो है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स 2 हमने देखे। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे व्हीकल on a circular level road। ठीक है, तो जब हम ये व्हीकल ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। अभी हम हिल्स में रहते हैं, तो अभी हिल से थोड़ा सा प्लेन्स में आ जाइए। हमारे पास एक लेवल रोड है। लेवल रोड मतलब ना तो चढ़ाई है ना ही ढलान है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट रोड है। अब रोड सीधी भी आती है, उसमें लेफ़्ट राइट कट भी आता है और उसमें सर्कुलर टर्न भी आता है। यानी कि रोड सपोज करो ये सीधी सड़क जा रही थी, आप लेट करिए, ये सीधी सड़क जा रही थी और इसमें कहीं सर्कुलर टर्न आ गया। ठीक है, अब सर्कुलर टर्न का मतलब ये नहीं होता कि सड़क गोल होगी, नहीं, ये हो सकता है कि जैसे ये सीधी रोड थी, ठीक है, इसने सर्कुलर टर्न लिया और ये राइट साइड चली गई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये टर्न है इसको सर्कुलर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ और यहाँ स्ट्रेट रोड है। ठीक है, तो यू टर्न में भी ऐसा हो सकता है कि एक सर्कुलर यू टर्न आया, इस यू टर्न को सर्कुलर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, इसकी एक रेडियस है, इसलिए हम इसको जो है क्या बोलते हैं? सर्कुलर टर्न। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि हम ऐसी रोड पे हैं जहाँ ना तो चढ़ाई है ना ही ढलान है, बिल्कुल लेवल रोड है, फ्लैट रोड है, और हम जो ड्राइव कर रहे थे एक सर्कुलर टर्न आया, तो हम एक सर्कुलर टर्न बना देते हैं। ये लीजिए बेटा, ये हमने एक सर्कुलर टर्न बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा हम ध्यान देते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। अब सपोज़ करिए यहाँ पे हमारे पास कोई गाड़ी खड़ी है, एक व्हीकल खड़ा है, जब वो टर्न ले रहा है तो ठीक है, एक गाड़ी थी जो टर्न ले रही है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो देखो बेटा, रोड के साथ ध्यान दीजिए, ये रोड के साथ पहिए कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट फोर्सेस लगेंगे। ठीक है ना, ये पहला कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा और ये दूसरा। फिर गाड़ी का वज़न होता है, उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, ये कांटेक्ट फोर्सेस N1 और N2, और N1 और N2 को ऐड करके टोटल कांटेक्ट फोर्स N हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब टर्न लेने के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब भी हम टर्न लेते हैं तो स्टीयरिंग जैसे ही घुमाएंगे तो हमारे पहिए जो हैं टर्न से पीछे की तरफ घूमते हैं। ठीक है ना, हमारे जो पहिए हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से घूमेंगे कि हमारे पहिए जो है आउटवर्ड जाएंगे, और क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है तो पहिए जब बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये सर्कुलर टर्न का अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अगर कभी आपने ड्राइविंग करी हो या ड्राइव करते हुए ध्यान से देखा हो तो अगर हमें राइट टर्न लेना होता है तो हम स्टीयरिंग को राइट साइड पे घुमाते हैं इस तरीके से कि हमारे पहिए लेफ़्ट में जाते हैं। ठीक है, तो पहिए जब हमारे इधर की तरफ जाएंगे और पहिए कांटेक्ट में है तो पहियों को अपोज करने के लिए जो है सरफेस इनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम फोर्सेस को बना देते हैं
तो ये हुआ हमारा पहला फोर्स जो कि हुआ व्हीकल का वेट W। ये हुआ हमारा दूसरा फोर्स जो कि है कॉन्टैक्ट फोर्स N, ठीक है। और हमारा अंदर की तरफ आया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमने बना दिया अंदर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारे सर्कल का पार्ट था, थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक है, इनवर्ड, ये हमारे सर्कल का, ये जो सर्कुलर टर्न है ये सर्कल का पार्ट था, इसीलिए हम इस टर्न को सर्कुलर बोल रहे हैं ना। ये देखिए ये सीधी जा रही थी, ये जो टर्न आया ये सर्कल का पार्ट था, ये जो टर्न आया है ये सर्कल का पार्ट है, इसीलिए हम इसको सर्कुलर टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो वो तभी कर पाएगी अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल को सर्कुलर टर्न लेने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f, ठीक है। तो अगर इस सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है सेंटर तक अगर वो r है तो उस केस में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी mv²/r। ये देखिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था ना बेटा, यहाँ फॉर्मूला निकाल के सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या वैल्यू होती है mv²/r, जहाँ पे v क्या है व्हीकल की वेलोसिटी, ये व्हीकल का मास और ये टर्न का रेडियस, ठीक है। इस व्हीकल का जो मास है वो है m और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल v। जैसे गाड़ी चलती है ना 20 km/h की वेलोसिटी से, 30 km/h की वेलोसिटी से, तो ये v उसकी वेलोसिटी है और r क्या है इस सर्कुलर टर्न का रेडियस, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हो जाएगा mv²/r। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो कार है हमारी, ये ना तो सड़क से ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या है, इक्वल। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर ये हमारे पास m मास की कोई बॉडी रखी है और मैंने दो स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया कि इसको अपनी अपनी तरफ पुल करो, तो एक यहाँ से पुल कर रहा है, एक यहाँ से पुल कर रहा है। जीतेगा कौन? जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये भी खींचने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ये बॉडी जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, ना तो राइट साइड जाएगी ना ही लेफ्ट साइड जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चे जो इसको खींचने के लिए फोर्स लगा रहे थे वो बिल्कुल सेम था, करेक्ट। इसलिए ये बॉडी कहीं मूव नहीं हुई। इसको उल्टा करके अगर हम सोचे कि अगर हमारे फोर्स लगाने पे दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो ये तभी होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या थे, इक्वल। अब देखो, ये जो व्हीकल है सड़क से ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे, आगे बढ़ता है। तो आगे का तो हम नहीं कर रहे हैं, हम अपवर्ड और डाउनवर्ड देख रहे हैं। गाड़ी सड़क से ना तो ऊपर उठती है और ना ही सड़क के अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के क्या है, इक्वल। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स N इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो हमने N की वैल्यू लिख दी, वेट हो गया बेटा mg, गाड़ी का वजन, ठीक है। फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हमने अभी पीछे भी यूज़ किया था। फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन वी नो दैट हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होता है μn के बराबर। आपने देखिए पिछली दोनों डेरिवेशंस में यूज़ किया है इसको। लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये हमेशा आपके रफ सरफेस में यूज़ होगा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो ये n की वैल्यू निकाली है यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा mv²/r इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। m से m कट गया
और हमारे पास v की वैल्यू आ गई अंडर रूट, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू म्यू जी। हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा म्यू आर जी, क्योंकि r जब RHS में जाएगा, रेडियस जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब v निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, ये हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। ध्यान से देखिएगा बेटा, v क्या है, वेलोसिटी। किसके लिए सॉल्व करी आपने, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। ये कौन सी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के बारे में बताइए बेटा। ये वो वेलोसिटी है जिसकी मदद से आप सेफली सर्कुलर टर्न ले सकते हैं। ये कहा जाता है ना कि रोड की एक लिमिट होती है कि इस रोड पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ मत चलाइए या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ मत चलाइए। ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि ये जो सड़क है, ठीक है, ये कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है। जैसे इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल लेके, कि एक रोड है, आप उस रोड पे सेफली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टर्न ले सकते हो सेफली, बिना गाड़ी स्किड किए। लेकिन जब बारिश होती है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि गाड़ी की स्पीड को कम रखना। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस फॉर्मूला से पता चलेगा। जब बारिश होती है बेटा तो रोड चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी को भी हमें अपनी गाड़ी की वेलोसिटी को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़, ताकि हम सर्कुलर टर्न सेफली ले सकें। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस है, चिकनी सड़क है, तो अपनी वेलोसिटी को भी कम रखिए। हाँ, अगर रफ सरफेस है, खुरदुरी रोड है, तो आपको वेलोसिटी ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्मूथ रोड पे वेलोसिटी को बढ़ाया तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्किड कर जाए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम समझ सकते हैं कि लिमिट फॉर्मूला है कि जो हमारी जो गाड़ी की वेलोसिटी है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी से ज़्यादा हुई तो गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी सर्कुलर टर्न लेते हुए। आपने सुना है ना कि जब भी टर्न लो गाड़ी की स्पीड को कम कर लो, या बारिश है तो गाड़ी की स्पीड को कम कर लो। ये इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इतनी स्पीड रख सकते हैं, आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। इससे कम रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अंडर रूट म्यू आर जी से कम रखिए तो बहुत ही अच्छी बात है, कम स्पीड में गाड़ी चलाइए, स्किड नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ाते बढ़ाते अंडर रूट म्यू आर जी से अपनी गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर लिया तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये मैक्सिमम स्पीड है अंडर रूट म्यू आर जी सेफ टर्न के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, हम हिल्स में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ में जब हम रह रहे हैं तो टर्न भी आता है और चढ़ाई भी आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम ड्राइविंग करते हैं तो उस केस में जो हमारी जो मैकेनिक्स है वो क्या कहती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ बेटा, इवन हिल्स की जगह प्लेन्स में भी जब टर्न बनाया जाता है ना तो उसको बिल्कुल सीधा नहीं बनाया जाता, उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, थोड़ा सा एक एंगल पे बनाते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा सर्कुलर टर्न है, आप सपोज़ करिए ये हमारी सड़क है। ठीक है, और गाड़ी इस पर बिल्कुल जो है फ्लैट खड़ी है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर टर्न आता है और सड़क बिल्कुल फ्लैट है तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े लिमिटेशंस हैं जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि अगर रोड पे टर्न आता है ना तो थोड़ा सा सड़क को आउटर एज की तरफ थोड़ा सा रेज कर दो। ठीक है, कि गाड़ी हमारी इस तरीके से हल्की सी इंक्लाइंड हो जाए। ठीक है, इससे हमारे जो है थोड़े बेनिफिट होते हैं। ये मैं हिल्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्लैट सरफेस पे भी यही बात है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं उसको हम समझेंगे।